सिंदबाद और सोने का टापू। मित्रों, मेरा नाम सिंदबाद है, बगदाद का प्रसिद्ध व्यापारी। मैं तुम्हें अपनी साहसी यात्राओं की कई कहानियां सुना चुका हूं। याद है ना? एक बार मैं एक टापू पर अकेला छूट गया था। शायद ये कहानी मैंने अभी बताई नहीं। अच्छा, मैं आरंभ से ही वो रोमांचक कहानी सुनाता हूं। इस पृष्ठ पर नीचे रंग बिरंगे चित्र में काफी बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है और उस पर बहुत बड़ी नौका को दर्शाया गया है, जिसकी रंग बिरंगी पताकाएं हैं और उनमें कुछ लोग सवार हैं। हीरों की घाटी की हैरत अंगेज यात्रा के बाद मैं इतना अमीर हो गया था कि मैं सोचता था कि फिर कभी मुझे और किसी यात्रा पर नहीं जाना पड़ेगा। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों अपना प्यारा बगदाद छोड़ूं? पर मेरा विचार गलत था। रहस्य रोमांच तो एक नशा है। समुद्र का बुलावा आता है तो जाए बिना मन नहीं मानता। ऐसे ही फिर मैंने एक और यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। बुलावा आ गया था। मैं बसरा बंदरगाह जा पहुंचा। इस बार मैं रोमांच की तलाश में विदेशी जहाज पर जाना चाहता था। जहाज छोटा था और गर्मी बहुत ज्यादा। नाविक शीघ्र ही थक कर चिड़चिड़े हो गए थे। बात बेबात आपस में उलझने लगे। इसलिए जब क्षितिज पर हमें एक टापू नजर आया तो हमने बड़ी राहत का अनुभव किया। सब जहाज के रेलिंग पर खड़े होकर टापू का हाथ हिलाकर स्वागत करने लगे। लेकिन कैप्टन की नजरें अपने नक्शे पर टिकी थीं। इस पृष्ठ में नीचे रंग बिरंगे चित्र में बड़े से समुद्र में एक टापू दिखाई दे रहा है, जिसमें हरे भरे वनस्पति दिखाई दे रही है। पर ये टापू नक्शे पर कहीं नहीं है, उसने हैरान होते हुए हमें सूचना दी। कोई बात नहीं कैप्टन, मैंने कहा। हम तट पर जाएंगे तो हाथ पांव सीधे करने का अवसर मिल जाएगा। हमारे बदन टूट रहे हैं, मूड भी सबका खराब है। कैप्टन ने मेरी सलाह मान ली और जहाज को टापू की ओर ले गया। इस पृष्ठ पर नीचे रंग बिरंगे चित्र में सिंदबाद को दर्शाया गया है और उस टापू के किनारे जहाज भी खड़ा है और उसके कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं और कुछ लोग आग जलाकर खाने के लिए मांस भून रहे हैं। निकट पहुंचने पर हमें ऐसा लगा जैसे टापू चलायमान है और आकाश की पृष्ठभूमि में इसकी धरती धातु की तरह चमक रही थी। पर भीतर की ओर छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, जिन पर समुद्री पक्षी मंडरा रहे थे। कैप्टन, क्या हम सैर सपाटा कर सकते हैं? एक नाविक ने पूछा। कैप्टन ने आज्ञा दे दी। जहाज तट से लगा तो हम तट पर उतर गए। बड़ी फिसलन थी वहां। कैप्टन स्वयं जहाज पर ही रहा। तट पर नाविक पानी से लकड़ियां बीनकर आग जलाने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने सलाखों में मांस पिरोया और आग पर भूनने बैठ गए। नई जगह मेरे मन को रोमांचित कर देती है, इसलिए नाविकों को छोड़कर मैं तट की सैर करने निकल गया। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तट की सतह चिकनी थी, रेत का नामो निशान न था। मैं चिकनी रबड़ जैसी सतह पर चल रहा था। चारों ओर मछली की तेज गंध फैली थी। अकस्मात ही झाड़ झंखाड़ पर बैठे समुद्री पक्षी शोर मचाते हुए उड़े और चीखने लगे। मैं आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। मुझे देखकर तो वे डरे नहीं होंगे। फिर मुझे धरती डोलती हुई लगी, जैसे भूचाल आ गया हो। मैं फिसल कर नीचे आ गिरा और उठने का प्रयत्न करने लगा। उधर जहाज पर से कैप्टन की घोषणा के टूटे फूटे शब्द कानों में पड़े। वेल, वेल, जहाज के पास लौट आ। वेल? मैंने समुद्र की ओर देखा। मुझे कोई वेल नजर नहीं आई। उधर जहाज चलने की तैयारी में था। तट पर उतरे नाविक चिल्ला रहे थे और कुछ जहाज की ओर हाथ खड़े कर दौड़ रहे थे। समझ में नहीं आया कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। क्या सचमुच ही जहाज चल पड़ा था, हमें उस सलेटी रंग के टापू पर मरने के लिए छोड़कर? क्यों? तभी मेरे पैरों के पास के छेद से पानी का फव्वारा ऊपर छूटा। क्या धरती फाड़कर पानी बाहर आ रहा था? फव्वारा ऊपर जाकर नीचे आया और मैं नहा गया। पानी में बदबू थी।
कैप्टन फिर चिल्ला रहा था, पर मैं लहरों के शोर में ठीक से कुछ सुन नहीं पा रहा था। कुछ शब्द ही समझ में आए। जाना होगा, वेल, आग से जाग, वेल। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। माजरा समझ में आने लगा और मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। हमने एक भयानक भूल कर डाली थी। हम जिसे टापू समझकर उतरे थे, वो वास्तव में एक विशाल वेल की पीठ थी। वो वेल बीच समुद्र में शांत पड़ी सो गई थी। उसकी पीठ के उभार पर समुद्री झाड़ झंकाड़ इकट्ठा हो गया था और पक्षी उसी पर बैठे थे। नाविकों ने मांस भूनने के लिए आग जलाई और वेल को जलन होने लगी तो वो डोल उठी थी और शायद क्रोध में उठा पटक करने जा रही थी। और दोस्तों, मैं सिंदबाद उसके शरीर पर खड़ा था, ठीक सांस लेने के विशाल छेद के पास। मेरा दिल धौंकनी की तरह जल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी 20 मीटर दूर उसकी विशाल पूंछ जहाज के पाल की तरह पानी से निकली और जोरदार छपाक के साथ गिरी। पानी में जोरों की हलचल हुई। कहीं वो गोता तो नहीं मारने वाली थी। उधर कुछ नाविक जहाज तक पहुंच गए थे। बहुत से नाविकों को वेल के डोलने से उठे भंवर ने खींच लिया था। वह समुद्र तल की ओर भेज दिया था। मेरा क्या होगा? मैं फिसलकर पानी में पहुंच चुका था। वह हाथ पांव मार रहा था। जान बचाने का प्रयत्न तो करना ही था। तभी मेरे निकट डुबकियां लगाता लकड़ी का बैरल आया जिसे नाविकों ने उतारा था। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और स्वयं को खींचकर उस बैरल पर पेट के बल लाद दिया। वह सांस लेने लगा। बहुत थक गया था मैं। बैरल पर पड़ा पड़ा मैं लहरों के साथ डूबता उतराता रहा। कभी लहरें मुझे पानी के नीचे डाल देती तो बैरल उठाकर पानी से बाहर ले आता। साथ ही साथ मैं चारों ओर देखता भी रहा। जहाज का कहीं पता नहीं था। शायद मुझे छोड़ चला गया था। मैं अपने घर से सैकड़ों मील दूर बीच समुद्र में किस्मत के सहारे हिचकोले खा रहा था। रात हो गई थी। मछलियां पानी में डूबे मेरे पैरों को काटने का प्रयत्न करती रहीं। रात इसी प्रकार हाथ पैर झटकते कटी। सुबह हुई तो जान में जान आई। फिर मैंने सामने क्षितिज पर एक टापू देखा, हरे बादल जैसा। मेरी आंखें चमक उठीं और गले से मारे खुशी के चीख निकल गई। मैंने अपने हाथों व पैरों को चप्पुओं की तरह चलाकर बैरल टापू की तरफ धकेलना आरंभ कर दिया। जब मैं तट के निकट पहुंचा तो मेरी धड़कन रुक गई। आतंक की लहर शरीर में दौड़ गई। या तो मेरी किस्मत खुल गई है या जिंदगी का अध्याय बंद हो गया। मैं चीखा, क्योंकि ये तो समुद्री नागों का टापू है, जहां रेत की जगह सोने की धूल है और यहां रहते हैं नरभक्षी विशाल सर्प। बैरल तट से जा लगा और मैं लुढ़क कर नीचे जा गिरा। तट के ऊपर पेड़ों के बीच से मीठे पानी की नदी बहाकर तट को काटती हुई जाकर समुद्र में मिल रही थी और पानी के साथ फल बहकर आ रहे थे। मैंने नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा किया तथा फल खाकर पानी पिया। बहुत भूख लगी थी। 24 घंटे बाद जान में जान आई। मैंने चारों ओर देखा तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैं खजाने के बीच बैठा था। मेरे चारों ओर रेत के बजाय सोने की धूल तथा कंकर पत्थरों की जगह सोने की डलियां बिखरी पड़ी थी। मैंने धूल और चमकीली डलियों का एक जगह बड़ा सा ढेर लगाया। मुझे ये सब बगदाद ले जाना है, मैंने मन ही मन कहा, पर पहले लकड़ियों का बेड़ा बनाना पड़ेगा। मैंने पानी के साथ बहकर आई लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा तैयार किया। लकड़ियां जोड़ने के लिए मैंने अपनी पगड़ी फाड़कर रस्सियां बनाई थीं। मेरी पगड़ी कई बार मेरी जान बचाने के काम आई थी। मैंने बैरल में यात्रा के लिए फल भरे और उसे ले जाकर बेड़े पर रख दिया। उसके बाद मैंने अपनी पतलून की जेबों में सोने की धूल भरी ठसाठस। मेरे पैर अब हाथी के पैरों जैसे लग रहे थे और मैं मुश्किल से डग भर पा रहा था।
तभी मैंने फुफकारों की आवाजें सुनी जो पेड़ों की ओर से आ रही थीं। मैंने उस ओर देखा तो सन्न रह गया। एक अजगर जैसे सर्प का सिर पेड़ों से ऊपर उठा था और उसकी काली बटन जैसी आंखें मुझ पर ही टिकी थी। फिर 5-6 सर्प जिनके शरीर पर धारियां थीं पेड़ों से उतरकर तेजी से मेरी ओर आ रहे थे। उनकी फटी जीभें बाहर लपलपा रही थीं। मैं डोलता हुआ जाकर बेड़े पर सवार हो गया तथा हाथों से चप्पू का काम लेकर बेड़े को तट से दूर हटाने लगा। सर्पों के पानी तक पहुंचने तक मैं तट से 20 मीटर बेड़े को दूर ले जा चुका था और राहत की सांस ले रहा था। परंतु मेरी खुशी तुरंत ही काफूर हो गई जब मैंने पट्टीदार सर्पों को अपनी ओर आते देखा। अब मुझे पता लगा कि वे सर्प जलथर चर हैं। पानी भी उनके लिए घर जैसा ही है। 6 सर्प मेरे बेड़े के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनकी चिमटे जैसी लपलपाती जीभ देख मैं सिहर उठा। उनके मुंह खुले तो उनके विषदंत देख मैं कांप उठा। सर्पों के विशाल मुंह मेरे बेड़े की लकड़ियों को तिनकों की तरह तोड़ रहे थे। उनके विषदंतों से विष झाग की तरह गिर रहा था। बदहवास होकर मैंने बैरल उलटकर फल फेंक दिए और स्वयं उसमें घुस गया और पेंदे के निकट सिकुड़ कर बैठ गया। मेरी दशा उस बैरल में कुछ ऐसी थी जैसे नारियल के खोल में चूहा छिपा बैठा हो। बाहर सांप फुफकार रहे थे, वह बैरल में डंक मार रहे थे। सांपों के चारों ओर घूमने के कारण बैरल भी पानी में घूम रहा था, चक्री की तरह। एक सर्प ने अपना विशाल जबड़ा खोल बैरल को निगलने की कोशिश की, पर बैरल कुछ ज्यादा ही बड़ा व ठोस था। दूसरे सर्पों ने भी बारी बारी से बैरल पर जबड़ों का जोर आजमाया। आखिरकार सारे सर्प हार कर टापू की ओर लौट गए। मुझे उनके जाने से इतनी राहत मिली कि मैं बैरल में ही सो गया। समुद्र की लहरें कभी मुझे तट की ओर ले जाती तो कभी समुद्र की ओर। फिर एक बड़ी लहर मुझे समुद्र के बीच ले गई। उस बैरल में मैंने 3 रातें और 3 दिन बिताए। मुझे अब बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। तभी अचानक बैरल जोर से किसी चीज से जा टकराया। झटके ने मुझे सचेत कर दिया। मैंने सिर झटका तो ऊपर से कुछ आवाजें आती सुनाई पड़ी। मैंने बैरल से सिर निकालकर देखा तो प्रसन्नता से चिल्ला उठा। ये तो अपना ही जहाज था जो अब तक व्हेल हादसे में गुम नाविकों को तलाश रहा था। जहाजियों ने ऊपर से मुझे बैरल से सिर बाहर निकालते देखा तो वे चकित रह गए। तब उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही जब जहाज पर चढ़ाने पर उन्होंने मुझे सोने की धूल से मढ़ा पाया। मैं खुद अपने भाग्य पर चकित होता हुआ सकुशल बगदाद पहुंच गया। अब मैं पहले से भी ज्यादा अमीर हूं। जब मैं अगली यात्रा पर जाऊं तो मेरे लिए दुआ मांगना। कहानी समाप्त।